ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. So how do you differentiate or distinguish between these two kinds of energies? Remember from your definitions, gravitational potential energy होती थी because of the position in a gravitational field as I has said, और electrical potential energy होती थी position in an electric field. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंसेस. बस ये है कि एक में ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है. सो विल जस्ट गो ऑन एंड राइट दिस. विल राइट द ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी, द ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट possesses by virtue of its position in a gravitational field इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, मैं एब्रीवेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग नहीं कीजिएगा अनलेस एंड अनटिल आपने पहले जो एग्जामिनर को पॉइंट आउट किया हुआ कि मैं इसको जीपीई बोल रहा हूँ. ठीक है, लेकिन आप पूरा ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं टाइम जाया नहीं कर रहा. इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीपीई, वेयर एज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है जी, इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है जी. अच्छा, वेरी गुड. अब आ जाते हैं. अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स वर्टिकली थ्रू अ डिस्टेंस h नियर द अर्थ सरफेस. यूज द डिफाइनिंग इक्वेशन फॉर वर्क डन टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ द बॉडी. तो जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी भाई, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो आपकी फोर्स है वो होती है आपका वेट, और डिस्टेंस क्या होता है? वो होता है आपने जो हाइट मूव करी है. राइट. अब वेट को खोल लो. वेट को कैसे खोल सकते हो? एम जी से खोल सकते हो, तो एच मल्टीप्लाई करो तो एम जी एच बन जाता है आपका क्या चीज? दैट इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. कोशिश करना कि डायग्राम भी बना के आ जाओ ताकि एग्जामिनर को एक बात क्लियर हो जाए कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं. आप बेसिकली ये दिखा दो कि एक ऑब्जेक्ट है और उसका वेट W है, एंड लेट्स से इट मूव्ड अ वर्टिकल हाइट ऑफ h. ठीक है जी, ताकि उनको पूरा पूरा समझ में आ जाए कि आपने जो डेरिवेशन करी है वो कहां से करी है. अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे. अच्छा सवाल है, इसमें एक चीज अच्छी नजर आना शुरू हो जाएगी हमें. वाटर फ्लोज डाउन अ स्ट्रीम फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड देन कॉजेज अ वाटर व्हील टू रोटेट एज शोन इन फिगर 4. एक रिजर्वायर है, 120 मीटर के वर्टिकल हाइट से ये पानी नीचे जाता है और वाटर व्हील को घुमाता है. As the water falls through a vertical height of 120 meter, gravitational potential energy is converted into different forms of energy, including kinetic energy of the water. At the water wheel, the kinetic energy of the water is only 10% of its gravitational potential energy at the reservoir. Show that the speed of the water as it reaches the wheel is 15 meter per second. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो इस पे आती है पानी की वो सिर्फ 10% है ऑफ द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. राइट. एक्चुअली सो दे हैव टोल्ड यू कि काइनेटिक एनर्जी इज ओनली 10%, यानी 10/100 ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास शुरू में थी. ठीक है जी. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को हम जरा खोल लेते हैं थ्रू अ हाफ एम वी स्क्वायर, और ये 10/100 बन जाएगा 1/10. राइट, आई होप यू अग्री विद मी, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को खोल लेते हैं थ्रू एम जी एच. ठीक है. नाउ आई डोंट नो द मास, वी डोंट नो द मास. जी पता है, हाँ 9.81 पता है. एच पता है, हाँ एच भी पता है, 120 पता है. ठीक है. तो अक्सर और बेशतर एनर्जी के सवालों में आपको मास नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन गुड थिंग होगी कि आप देखोगे कि अक्सर अमूमन जब मास नहीं दिया हुआ होगा तो मास कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको मास नहीं दिया हुआ हो सकता है यहाँ पे, वरना वेट देते जिससे आप वेट के थ्रू मास निकाल लेते. ठीक है, लेकिन एनर्जी के सवालों में एक अच्छी चीज होती है कि अक्सर और बेशतर ये मास कैंसिल आउट हो जाता है बिकॉज इट्स ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो मास कैंसिल आउट हो गया एंड देन योर वी स्क्वायर विल वर्क आउट टू बी 2/10 into 9.81 into 120. ठीक है. सो व्हाट्स दिस वर्किंग आउट टू बी? ये और ये काट देते हैं, एंड 2 into 9.81 into 12, is it
15 आ रहा है, मतलब स्क्वायर रूट करने के बाद आ रहा है, ठीक है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 235.44, और फिर इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15.3। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या आ गया, 15 ही आ गया, आपने शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस पार्ट पे। द रोटेटिंग वाटर व्हील इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 110 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द व्हील assuming that the production of electric energy from kinetic energy of the water is 25% efficient, ठीक है। जरा समझो भाई, ये बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो पानी की थी वो वाटर व्हील को घुमाती है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, ठीक है। अच्छा, अब जो वो प्रोसेस है वो सिर्फ 25% एफिशिएंट है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी आप सिस्टम में इनपुट करते थे उसका सिर्फ 25% क्या बनता है, वो बनता है आपकी ये चीज, राइट। इट बिकम्स दिस एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी है तो मैं इधर ये पावर नहीं लिख सकता है, पावर और एनर्जी अलग हो जाएगा, लेकिन वट एवर एनर्जी दिस करेस्पॉन्ड्स टू वो बनती है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है भाई, एफिशिएंसी क्या थी, एफिशिएंसी थी यूजफुल पावर आउटपुट, ठीक है। मैं पावर वाली पर्सपेक्टिव ले रहा हूं, आप एनर्जी वाली पर्सपेक्टिव भी ले सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना है, लेकिन ऊपर नीचे फिर दोनों वही चीज लो, यूजफुल पावर आउटपुट अपॉन टोटल पावर इनपुट, ठीक है। अच्छा, नाउ आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपकी एफिशिएंसी है 25%, सो दैट इज ए 25%, ठीक है। अच्छा, मैं इधर एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा इधर कर दूं और इधर 100 मल्टीप्लाई कर दूं ताकि परसेंटेज में आ जाए, ठीक है। तो ये 25 लिखूंगा सिर्फ। यूजफुल पावर आउटपुट क्या है आपका, 110 किलो वाट्स है, 110 किलो वाट्स, ठीक है। सो 110 पावर 3 अपॉन टोटल पावर इनपुट, वो आपकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, राइट। ऐसा ही है, सो इट्स ऑल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी यू आर गेटिंग। सो अच्छा, बस ये देखना कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख के ही बात खत्म नहीं कर दो। आप क्या करते हैं, आप पावर वाली पर्सपेक्टिव ले रहे थे, राइट। सो अगर आप काइनेटिक एनर्जी ले भी रहे हो तो यहाँ पे टाइम डिवाइड हो रहा है, राइट। जस्ट मेक श्योर एनर्जी को टाइम से जरा डिवाइड करके आ जाओ ताकि हम इसको पावर में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कभी भी ये नहीं करना कि पावर को एनर्जी डिवाइड कर दो, एनर्जी को पावर से डिवाइड कर दो, दोनों जगह ऊपर नीचे सेम लेने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पावर ली तो मैंने नीचे को भी काइनेटिक एनर्जी जो इनपुट थी मैंने उसको भी पावर बना दिया, क्यों, पावर क्या था, पावर था वर्क डन अपॉन टाइम, तो जो एनर्जी थी मैंने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया ताकि मेरे पास ये चीज, ठीक है, सिर्फ ये चीज रोकने के लिए। अच्छा, अब देखोगे हमें क्या चाहिए, हमें मास ऑफ वाटर पर सेकंड चाहिए, मुझे ये m अपॉन टी ही चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस m अपॉन टी को उधर लेके जा रहा हूं। सो दिस m अपॉन टी विल इक्वल्स टू 110 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन हाफ v स्क्वायर, हमने v निकाला था, v क्या था, v वॉज ए 15, v स्क्वायर हमने देखा था 235.44 था, ठीक है। तो हम वही लेते हैं, दैट वॉज ए 235.44, और ये 25 भी इधर नीचे आ गया, ये इधर आ गया। सो यू विल गेट योर मास अपॉन टाइम का एग्जैक्ट रेशियो क्या आ रहा है, ठीक है। आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम तो मुझे पूछो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, एंड ऑल्सो गिव मी द आंसर टू दिस। आई मिस द 100 ओवर हियर ना, हाँ इधर 100 मैं भूल गया, ये 100 इधर है, ये 100 अभी भी इधर ही है, ठीक है। 235.44 ये चीज, ये v स्क्वायर था ना, v स्क्वायर वाज 235.44, v स्क्वायर वाज 235.44, तो मैंने वो v स्क्वायर उठा के इधर लिखा है बस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 15.3 और उसका होल स्क्वायर, 3737 आ रहा है ना, राइट। सो वी आर गेटिंग अ 3737, राइट। अच्छा, अब इधर क्या देखना है, इधर देखो के नाउ दिस वाज टू सिग्निफिकेंट, ठीक है। टू सिग्निफिकेंट आंसर देते हैं 3700 kg पर सेकेंड, ठीक है जी। अच्छा अब्दुल्ला, इधर समझो बात क्या है, देखो उन्होंने तुम्हें बोला कि जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी जो है वो 25% है, ठीक है। तो यानी जो एफिशिएंसी है वो 25% है, तो 25% यूजफुल पावर आउटपुट ऑन टोटल पावर इनपुट, तुम एनर्जी वाली भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने पावर वाली लिया, ठीक है। तो यूजफुल पावर आउटपुट क्या है, वो 110 किलो वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है, वो मैंने ऊपर लिख दी,
110 इंटू द पावर 3, ठीक है। और नीचे क्या आ गई, नीचे आपकी काइनेटिक एनर्जी है, वो सारी काइनेटिक एनर्जी है जो इनपुट थी, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखी। बट मैं पावर वाली अप्रोच ले रहा हूं, तो मुझे इधर काइनेटिक एनर्जी को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। उसको ऑटोमेटिक मुझे कोशिश करनी पड़ेगी मैं पावर में ही लूँ ना, आई कांट डिवाइड पावर बाय एनर्जी, आई नीड टू डिवाइड पावर बाय अ पावर ही, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एनर्जी तो ली, लेकिन मैंने फिर उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, ताकि क्या आ जाए मेरे पास पावर ही आए ऊपर नीचे, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर देखोगे उन्होंने पूछा भी तुमसे क्या है, मास ऑफ वाटर पर सेकंड पूछा है, तो बेसिकली दे हैव आस्क्ड यू फॉर दिस m अपॉन टी ही, राइट, दे हैव आस्क्ड यू फॉर दिस m अपॉन टी ही। तो मैंने क्या किया, मैंने m अपॉन टी को उठा के साइड में अलग से ले गया, 110 पावर 3, हाफ नीचे वैसा का वैसा, वी स्क्वायर मैंने इधर से ले लिया, वी स्क्वायर जो मैंने पहले देख रहा था, मैंने हमारी जो पहले वर्किंग थी 235.44 आ रहा था वी स्क्वायर, सो वो ले लिया। एंड जो आपकी क्या कहते हैं, ये जो एफिशिएंसी थी वो नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, 25 इधर आके, राइट, एंड 100 वैसे का वैसे ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। सो बस ये था कि इधर मेक श्योर करना था कि जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक पावर ही, इधर पावर लोगे तो नजर आ जाएगा मास अपॉन टाइम कहां से आ रहा है, मास ऑफ वाटर पर सेकेंड कैसे आ रहा है, ठीक है। लेट्स डू दिस वन, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। जो कोई भी ये लिख के आया फोर्स इनटू डिस्टेंस, उसको मिलेंगे 0 मार्क्स, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा सही तरह से लिख के आए। आपने क्या लिखना है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इनटू द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस तो टॉर्क का भी है, मोमेंट का भी है, सो यू नीड टू मेक श्योर यू डिफरेंशिएट देम, मूव्ड इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दी फोर्स। मार्क स्कीम में भले जो है वो आपको मिलेंगे आंसर्स फोर्स इनटू डिस्टेंस और ऐसे आसान आसान, लेकिन वो एग्जामिनर के लिए, वो आपके लिए नहीं है, आपने अपनी प्रॉपर चीजें ही लिख के आनी है। फिर आपके पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी हमने देखी थी, एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, राइट, सो इट्स मोशन। अच्छा, लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन जल्दी से। पहले वाले पार्ट्स तो बहुत आसान है। A leisure park ride consists of a carriage which moves along a railed track. Part of the track lies in a vertical plane and follows an arc XY of circle radius 13 मीटर। तो बेसिकली ये है कि क्वार्टर सर्कल है, ठीक है, इट गोज फ्रॉम ओवर हियर एंड रीचेस वाई, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल से कंप्लीटली वर्टिकल हो जाती है, ठीक है जी। द मास ऑफ द कैरियज इज 580 kg। At point X, the carriage has velocity 22 meter per second in a horizontal direction. The velocity of the carriage then decreases to 12 meter per second in a vertical direction at point Y. तो जब कैरियज आपकी यहां पहुंचती है, when it is at over here, तो this is traveling with a velocity of 12 meter per second, ठीक है जी। अच्छा, now for the carriage moving from X to Y, show that the decrease in kinetic energy is 9.9 into the power 4. What was the formula for the change in kinetic energy? Yes, so half m v square minus u square. Now what's half? Half आ गया। m क्या है? m आपके पास नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ 580 kg है, that is 580। और आपका v स्क्वायर क्या है? v स्क्वायर आपकी थी 12, फाइनल वेलोसिटी ये थी, सो दिस इज 12 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, सो व्हाट आर वी गेटिंग? माइनस 98,600, ठीक है जी। सो वी आर गेटिंग दिस, जो उन्होंने पूछा था ये दिखा दो, तो हमने एग्जैक्टली दिखा दिया, 9.9 इंटू 10 to the power 4 ही आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं कैलकुलेट द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो जीपीई विल इक्वल्स टू mg डेल्टा h, राइट। नाउ m भी पता है हमें, g भी पता है, डेल्टा h क्या लूंगा इसमें? व्हाट शुड आई टेक एज द चेंज इन हाइट फॉर दिस कैरियज? इसकी हाइट चेंज हुई है 13, यस एग्जैक्टली, विल बी टेकिंग 13। सो लेट्स टेक दिस जल्दी से। सो m क्या था? m वाज 580, then 9.81, and then you have delta h as 13 meters. So what's the answer to this? Correct, to 2 significant 73967,
73967. हाउ डू वी राइट दिस टू सिग्निफिकेंट, क्योंकि ऊपर देखो 2 3 में चलते आ रहे थे. सो लेट्स मेक श्योर सबको ये भी आ रहा हो. 74,000. You can write this as a 74,000, or you can go with like 7.4 into the power 4. ठीक है, you can have both of the methods, दोनों methods correct, कोई मसले की बात नहीं. अच्छा, फिर इधर आ जाते हैं. show that the length of the track from x to y is 20 meters. x to y आपको 20 meters दिखाने हैं. कैसे दिखाएं? Do we have any formula? x to y की length कैसे निकालें? ये curved length. पाइथागोरस से तो ये आएगी ना, स्ट्रेट लेंथ आएगी, राइट एंगल ट्रायंगल की लेंथ आएगी. ये कर्व कैसे निकालें? दिस इज पार्ट ऑफ अ सर्कल, सो दिस मस्ट बी क्वार्टर ऑफ द circumference. You can also use arc length and you can also use quarter of the circumference. मैं जो हूँ वो quarter of the circumference वाली कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो सबको समझ में आएगी. यहाँ पे अगर किसी में मैच नहीं हुई तो यहाँ पे मसला बन जाएगा. So quarter of the circumference, quarter into 2 into pi into r क्या है, that is 30. So ये वर्कआउट करोगे तो indeed 20 मीटर ही आना चाहिए है. ठीक है, बहरहाल यू कैन ऑल्सो डू दिस, यू कैन ऑल्सो यूज एस इक्वल्स टू आर थीटा, जिनको ये आता है. सो जस्ट पुट इन आर एज 13 एंड थीटा जो डालोगे वो पाई अपॉन 2 जाएगा. ठीक है, बिकॉज 90 डिग्री इज अ पाई अपॉन 2 इन रेडियंस. ठीक है, तो कोई करना चाहे तो कर ले, नहीं आता तो छोड़ भी दे, कोई मसला नहीं है, क्वार्टर ऑफ दी सर्कमफेरेंस है. ठीक है. अच्छा, फिर आपको पूछते हैं यूज योर आंसर्स इन B1 एंड B2 टू कैलकुलेट द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द कैरियज एज इट मूव्स फ्रॉम x टू y. तो ये जो कैरियज गई है x से लेके y तक, ठीक है, इसके ऊपर हमने एवरेज रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है. राइट, अब ऑब्वियसली दिस फ्रिक्शन फोर्स वाज एक्टिंग ऑल द टाइम जब तक ये ऊपर गई है. राइट, सो जब कैरियज यहां पे थी तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसी थी, जब यहां पे थी फ्रिक्शन फोर्स ऐसे, जब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे. फ्रिक्शन फोर्स पूरा वक्त ट्रैक पे एक्ट कर रही थी और उसकी वजह से लॉस हुआ होगा. राइट, अच्छा, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वेरी जेनेरिक क्वेश्चन हमेशा ही आएगा. वी आर गोइंग टू यूज क्या, एनर्जी इनपुट क्या होगा, वो एनर्जी आउटपुट के बराबर होगा. ठीक है जी. अच्छा जी, एनर्जी इनपुट क्या था इस केस में? एनर्जी इनपुट जो था वो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी, डिक्रीज थी, हमारा दिखाया भी था हमने, माइनस आया. सो द इनपुट वाज ए 9.9 into the power 4 of kinetic energy which made you gain gravitational potential energy and you also did उसकी वजह से work done against the friction force. right, अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का गेन क्या था, लॉस क्या था, वो था 9.9 into the power 4. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का गेन क्या था, वो 7.4 into the power 4 था. ठीक है जी, इसको इस्तेमाल करके वी कैन वर्क आउट दी वर्क डन अगेंस्ट दी फ्रिक्शन फोर्स. सही है. सो कैन इवन गिव मी दी आंसर दिस, और बाकी सब मुझे ये भी बताओ कि समझ में आ रहा है. सेम वर्किंग है, देखो जो हमने शुरू में करी है उस वाले क्वेश्चन में. एंड दिस इज, अगर वर्क एनर्जी पावर का स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. पूरी वर्किंग करवाएंगे आपसे, सारी एनर्जी निकलवा लेंगे, फिर आपसे पूछेंगे एनर्जी इनपुट एनर्जी आउटपुट करके एक निकालो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का. एंड देन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का अब आपको चाहिए एवरेज रेजिस्टिव फोर्स. फ्रिक्शन आउटपुट कैसे, देखो अब देखो फ्रिक्शन आउटपुट कैसे है, यू वर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम किया है. राइट, सो वो काम कैसे किया, वो ऑब्वियसली आउटपुट पे जाएगा ना, फ्रिक्शन को ओवरकम कम किया है. ठीक है, अब अगर ये बात समझ नहीं आती तो बेसिकली इसको इस तरह से सोच सकते हो, इसको इस तरह से सोच सकते हो के ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो हुआ वो तो लॉस हुआ. राइट, सो बेसिकली इसको यहां पे भी लिख सकते हो, इट वाज ए लॉस. तो इनपुट में से फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. दो पर्सपेक्टिव है, तुम्हें जैसे समझ में आए तुम समझो इसको इस तरह से कि जो लॉस भी होता है वो भी कहां से हुआ, वो भी वर्क करके आया ना, तो आउटपुट में जाएगा. अगर वो बात समझ नहीं आ रही, वो बात क्लिक नहीं कर रही, तो उसको इस तरह से सोचो कि इनपुट में से इसने एनर्जी जाया करी है, तो इनपुट में से ये माइनस करके निकालना पड़ेगा जो लॉस है. ठीक है, आइदर अप्रोच यू यूज, दोनों तरीकों से वही आएगी बात. ठीक है, एक्चुअली सो व्हाट्स द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, आ भी रही है हमारे पास नहीं. work done against friction is 2.5 into the power 4 मेरे हिसाब से. yes, thank you. so the work done against friction is
2.5 into 10 power 4 एंड देन जब आपके पास ये आ गया तो यू कैन यूज फोर्स इनटू डिस्टेंस वाली चीज अगेन टू फाइंड आउट दी फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया 2.5 into 10 power 4। आपने अभी ऊपर वाले पार्ट में ट्रैक की लेंथ निकाली थी, वो 20 मीटर्स थी। सो फ्रिक्शन इनटू 20 एंड देन योर फ्रिक्शन फोर्स कम्स आउट टू बी व्हाटएवर जो भी यहां से आएगा, ठीक है। सो दैट इज 2.5 डिवाइड बाय 20, 0.125 power 4, that's 125 Newton. 1250, okay, I've made the wrong notation. 1250, thank you. 1250 Newton. अच्छा जी, फिर आपसे पूछा जा रहा है डिस्क्राइब द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द कैरियज एज इट मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एक्स पे कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल था लीनियर मोमेंटम, अब हो गया कंप्लीटली वर्टिकल, राइट। सो द लीनियर मोमेंटम, अच्छा दूसरी बात ये है कि लीनियर मोमेंटम जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था वो ज्यादा था और जो वर्टिकल लीनियर मोमेंटम था वो कम था क्योंकि वेलोसिटी का चेंज आया, ठीक है, इधर ज्यादा इधर कम। तो द लीनियर मोमेंटम वाज चेंज्ड फ्रॉम अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड हॉरिजॉन्टली, अच्छा सॉरी, इधर हमसे पूछा डिस्क्राइब द चेंज इन डायरेक्शन, अच्छा ठीक है, तो बस डायरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। द लीनियर मोमेंटम चेंज फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल horizontally right to a vertically up direction, right। अब बड़ा मजे का सवाल आया हमारे पास यहां, they're asking you determine the magnitude of the change in linear momentum when the carriage moves from x to y। तो ये तो हॉरिजॉन्टली है ये वाला मोमेंटम, ये वाला वर्टिकली है। मोमेंटम या तो हम हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं या तो वर्टिकली सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले केसेस को कैसे मिलाऊं, हाउ डू आई डू दैट, कोई आइडिया? How do you add vectors या how do you find the resultant of two vectors that are in opposite directions या different lines of actions? Chapter 1 you will use resultant वाली अप्रोच, ठीक है। तो इसमें अक्सर बच्चों ने क्या किया था, दे जस्ट उन्होंने किया इधर से इधर का मोमेंटम माइनस ये वाला मोमेंटम लिख के आ गया आंसर, दैट वाज रॉन्ग। वो तब होता है जब एक ही डायरेक्शन में होता, राइट। अभी इसमें हॉरिजॉन्टली भी चल रहे हो और वर्टिकली भी चल रहे हो, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि इधर देखा करो लाजमी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर अलग अलग है तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली पहले आप राइट की तरफ जा रहे थे, ठीक है, एंड देन यू जस्ट ट्रेवल अपवर्ड्स, सही है जी। सो जो मोमेंटम आपका एक्स डायरेक्शन में था वो था मास इनटू वेलोसिटी यानी 580 इन 22, सो दिस कम्स आउट टू बी 580 इन 22 एंड जो आपका वर्टिकली था दैट वाज 580 इनटू वेलोसिटी क्या थी इस केस में 12 थी, राइट। सो ये आ गया एंड देन यू बेसिकली वांट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट बिटवीन देम। सो द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 580 इंटू 22 होल स्क्वायर प्लस 580 इंटू 12 होल स्क्वायर, ठीक है। सब मुझे बताओ, बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और देखो मार्क्स के, इस क्वेश्चन के मार्क्स भी कितने, 3 मार्क्स है, बिकॉज दे न्यू ये बच्चों को याद नहीं रहेगा और वो इसमें गलती करके आएंगे, हालांकि कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सो व्हाट्स द आंसर टू दिस, और आई वांट एवरीवन टू आल्सो कंफर्म टू मी कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 7060 really 14354 राइट, हाँ दैट शुड बी द आंसर। डरा दिया था एकदम से मुझे कि लड़े। सो इट इज गोइंग टू बी 1.5 into 10 power 4, ठीक है, जैसे आप लोग बोल रहे हो 2 सिग्निफिकेंट तक लिखूंगा, सो 1.5 into 10 power 4 हो जाएगा। सो द चेंज इन मोमेंटम डिटरमाइन बाय मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड 1.5 into 10 power 4, बाकी डायरेक्शन का चेंज आपने ऊपर बता दिया, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? आगे चले, explain what is meant by vector, you all know, ठीक है। a ball of mass 0.42 kg is dropped from the top of a building, the ball falls from rest through a vertical distance of 78 meter to the ground,
Air resistance is significant, so the ball reaches constant terminal velocity before hitting the ground. The ball hits the ground with a speed of 23 meter per second. ठीक है. Calculate for the ball falling from the top of the building to the ground the decrease in gravitational potential energy. कैसे आएगी? Delta GPE will equals to mg delta h. ठीक है. Now, as I solve this question, I want you all to understand one thing. कि देखो, जो भी एयर रेजिस्टेंस वाले थे सवाल, ठीक है, उनमें याद करो, वी नेवर यूज्ड टू अप्लाई फोर्सेस एंड वी नेवर यूज्ड टू अप्लाई काइनेमेटिक्स. ठीक है, मैंने ऐसा कोई एयर रेजिस्टेंस वाला, मैंने आपको हमेशा बोला क्वालिटेटिवली पूछेंगे बात, हमेशा क्वालिटेटिवली पूछेंगे बात, ये क्वांटिटेटिवली नहीं पूछेंगे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वेरीज विद वेलोसिटी. जब वो वेरी करके तो काइनेमेटिक्स की भी सारी कैलकुलेशन उल्टी पुल्टी, क्योंकि काइनेमेटिक्स में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन डालनी है, और फोर्सेस का भी काम सारा उलट पुलट हो जाता है. ठीक है. सो एनर्जीज को लेते हुए यू कैन गेट एन एवरेज. देखो कैसे, अगर हम टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चेंज निकाल लें, फिर उसकी वजह से टोटल काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लें, और फिर ये निकालने के वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो वी कैन वर्क आउट द एवरेज फ्रिक्शन फोर्स. और कोई तरीका नहीं है एवरेज फ्रिक्शन फोर्स निकालने का, फ्रिक्शन फोर्स को निकालने का यूजिंग काइनेमेटिक्स और फोर्सेस. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो वो दोनों टॉपिक्स आपके लिए बंद हो जाते हैं, एक फोर्सेस का और एक उसका क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स का. ठीक है. तो इन दिस केस सिनेरियो एनर्जी इज द गो टू मेथड. यू यूज टोटल एनर्जी चेंजेस, और फिर उससे आप जो है वो वर्क डन वाले फॉर्मूला से यू ट्राई टू वर्क आउट द फोर्सेस. ठीक है. सो एक डिफरेंट सी चीज है जो हमें मुझे इधर बतानी थी. खैर, सो ये निकालना है. अच्छा, ये वाली बात वापस रिपीट करता हूं, मैं समझाता हूं दोबारा. लेट्स कंटिन्यू ऑन विद दिस क्वेश्चन. मैं बताता हूं. मास क्या है? दैट इज 0.42. देन ऐसी कोई लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट, अगर इसको जाने बगैर भी क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट आई वांट यू टू रियलाइज दिस थिंग कि एनर्जी कहां कहां यूजफुल होती है. ठीक है. अब देखो, काइनेमेटिक्स में यू नेवर यूज टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस जिसमें आपके पास क्या था, आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होती थी. एयर रेजिस्टेंस जिस क्वेश्चन में आती थी, उसमें हमेशा देखना काइनेमेटिक्स में क्वांटिटेटिवली पूछेंगे बात को, क्वालिटेटिवली पूछेंगे कि वर्ड्स में बताओ, डिस्क्राइब करके बताओ, एक्सेलरेशन को क्या हो रहा है, वेलोसिटी को क्या हो रहा है. ये नहीं पूछेंगे वेलोसिटी की वैल्यू बता दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो, डिस्टेंस बता दो कितना गिरा हुआ है, या फोर्स की वैल्यू नहीं पूछेंगे कभी भी उन सवालों में. वो क्यों? बिकॉज एयर रेजिस्टेंस की वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होती है. राइट. सो उस केस में वो दोनों टॉपिक बंद हो गए. राइट. सो इन दिस, इस जो एनर्जी वाले सवाल होते हैं, उसमें ये एयर रेजिस्टेंस क्यों आती है ज्यादातर? वो इसलिए आती है बिकॉज यूजिंग टोटल एनर्जी चेंजेस यू कैन वर्क आउट किस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ. जैसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन किया है, वेट ने कितना वर्क डन किया है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, एंड देन ऑन अ होल बेसिस यू कैन वर्क आउट इवेंचुअली सारी फोर्सेस यूजिंग वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है. सो दिस विल बी द एसेंस ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी के क्वेश्चंस, कि ऐसी जगह जहां पे आप अक्सर जो है वो नहीं लगा सकते थे फोर्सेस और काइनेमेटिक्स, वहां पे एनर्जीज लगना शुरू हो जाती. ठीक है. सो इट्स नॉट समथिंग टू वो, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू अप्रिशिएट एनर्जीज क्यों हम पढ़ रहे हैं और क्या है उसका फायदा. वो इसलिए है क्योंकि जहां पे आप काइनेमेटिक्स और फोर्सेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे एनर्जीज आपको एक अच्छी सी अप्रोक्सीमेशन जरूर दे देती है. ठीक है. सो द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी कम्स आउट टू बी 320 जूल्स. द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपको बोलते हैं कि बॉल जो थी वो रेस्ट से गिरी थी एंड रीचेस a speed of 23 meter per second. So the delta ke will equals to half mv square. So half मास क्या था? that was 0.42. वेलोसिटी स्क्वायर आ गई. ठीक है. u स्क्वायर में ये 0 था तो मैंने u स्क्वायर नहीं लिखा. वेलोसिटी स्क्वायर इज 23 स्क्वायर. ठीक है. सो 23 स्क्वायर. सो आपके पास ये आ गया, एंड इफ यू वर्क दिस आउट, दिस कम्स आउट टू बी 110 जूल्स. ठीक है जी. सो ये हमारे पास 110 है. अब देखो नेक्स्ट सवाल, यूज योर आंसर्स इन B1 टू डिटरमिन द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एज इट फॉल्स फ्रॉम द ग्राउंड. ग्रेविटेशन पोटेंशियल में डिक्रीज आया, वो बनी काइनेटिक एनर्जी, प्लस उसकी वजह से वर्क डन हुआ अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स. राइट. सो सेम वर्किंग अगेन एंड अगेन. एनर्जी इनपुट विल इक्वल्स टू एनर्जी आउटपुट. अब इस दफा इनपुट डिफरेंट है. इनपुट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो चेंज हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है. सो डेल्टा जीपीई
वो क्या बना रही है, वो बना रही है आपकी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज आ रहा है, रेस्ट से यू वेंट टू अ स्पीड ऑफ 23 मीटर पर सेकेंड, एंड बाकी क्या है, आपने वर्क डन किया होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। तो वो अगर बात समझ में ये आ जाती है तो ये अच्छा है कि अगर लॉस जो है वो इनपुट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो वहां पे लिख लो, या इसको तुम लोग आप लोग यहाँ लिखना चाहो कि यार ये यहाँ होना चाहिए, आउटपुट है, वहां पे भी लिख सकते हो। बट आई पर्सनली फील लाइक कि जब से मेरे स्टूडेंट्स ने बोला है, मुझे भी ये अप्रोच ज्यादा आसान लगती है कि लॉस जो है वो इनपुट में से सब्ट्रैक्ट कर लो, वो हमेशा आसान रहेगा। ठीक है, सो डेल्टा जीपीई वाज अ 320, दैट इज अ 320 माइनस दी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, डेल्टा के ई हो गई 110, देन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा आई प्रिज्यूम 210 समथिंग लाइक दैट, 210। ठीक है, and then what you're going to do is you're just going to use the formula work done of against friction force should be equals to friction into the distance moved. So this is 210, friction हमें नहीं पता, distance हाँ हमें पता है, vertical distance हमने कितना गिरा है, हम 78 meters गिरे, so that must be the distance क्योंकि उसी के along सारी friction act कर रही होगी, and then you can work out the friction force जो इस केस में आपकी एयर रेजिस्टेंस है। आपसे फिर पूछते हैं द बॉल इन बी इज ड्रॉप्ड एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 एंड हिट्स द ग्राउंड एट टाइम टी इक्वल्स टू टी, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज g. On figure 3.1, sketch a line to show the variation of acceleration of the ball from time t equals to time t equals to t. So, what was the acceleration time graph of an object falling in air? किसी को याद है? We did this इसी चैप्टर में, नहीं, we did this in forces, drag force पढ़ते हुए। कर्व गोइंग डाउन टू 0, परफेक्ट, जी से शुरू करेगा एंड देन 0 होगा, एंड ऑब्वियसली ने बोला था कि इट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, राइट। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको 0 एक्सेलरेशन करके दिखा दो बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, राइट। डोंट मेक इट लाइक दिस कि ये बिल्कुल यूं कर्व करके भी बनाया तो बिल्कुल इधर 0 नहीं, पहले ही 0 हो चुका है वो, और फिर वो जाके ग्राउंड पे जाके लगता है। ठीक है, सो इट्स समथिंग लाइक दिस। सही है जी। अच्छा, नाउ द वेरी लास्ट कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, ये अक्सर और बेशतर आता है, एक्सप्लेन द एनर्जी कन्वर्जंस फॉर द बॉल फॉलिंग थ्रू द एयर। ठीक है, दिस आई रोट डाउन, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, लेकिन ये अक्सर और बेशतर क्वेश्चन में पार्ट्स में आता है कि यू नीड टू एक्सप्लेन द एनर्जी कन्वर्जंस फॉर द बॉल फॉलिंग थ्रू द एयर। अच्छा, जब भी कोई चीज एयर में गिरती है तो उसमें दो कहानियां होती हैं। एक कहानी होती है बिफोर टर्मिनल वेलोसिटी, राइट, यानी बिफोर इट रीचेस कांस्टेंट स्पीड, एक बिफोर टर्मिनल वेलोसिटी वाली कहानी होगी, और एक कहानी होगी आफ्टर इट हैज रीच्ड टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। अच्छा जी, नाउ डेफिनेटली 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 जब कोई चीज हवा में गिर रही है, ठीक है, तो इट इज डेफिनेटली ट्रेडिंग ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को सिस्टम के अंदर दे रहा है, राइट। इट्स डिक्रीजिंग इन हाइट, इट्स पुशिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू द सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, जब ये हो रहा है तो वी ऑल नो कि भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, राइट। व्हाई? बिकॉज 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 उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, राइट। सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, इन टर्न क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, प्लस जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज करती है, दैट इज आल्सो यूज्ड टू डू वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, राइट। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस। मैं इसको बाद में यहाँ पे वर्ड्स में लिख दूंगा, लेकिन बात क्या है भाई, जब टर्मिनल वेलोसिटी से पहले हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी बनती है, और एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट भी काम करने में मदद हो रही होती है, इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर दैट। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको इधर से देखना चाहो या इसको इधर माइनस में ले जाओ, इसको कहो भाई इनपुट में ये लॉस प्रोड्यूस कर रही होती है, वहां पे भी कर सकते हो, दोनों बातें वही। बट व्हाट डू यू थिंक वुड बी द एनर्जी कन्वर्जन आफ्टर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी? वुड इट बी द सेम अबव या कुछ और होगी? जीपीई इनटू थर्मल। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले समझो कि जो थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो इसी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, राइट, बिकॉज ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन और बॉल के अंदर या पैराशूटिस्ट के अंदर फ्रिक्शन, एयर और पैराशूटिस्ट के बॉल के बीच में फ्रिक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस कहलाती है, राइट। सो द हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर दिस, बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, बट ये पढ़ाना बड़ा लाजमी है। You have reached constant velocity at this point, right? You have a constant velocity, right? So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो हो जाएगा 0,
बिकॉज आपकी वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं कर रही, जब वेलोसिटी चेंज नहीं करी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं कर सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो पूरा पूरा क्या बन जाएगी, वो पूरा पूरा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स में बनना शुरू हो जाएगी। तो होगा ये कि जब आप टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर लोगे, तब आप जितनी भी हाइट लूज कर रहे हो, जितनी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहे हो, वो सारी की सारी गर्माहट बन रही है। हवा की गर्माहट, आपकी गर्माहट, पैराशूट की गर्माहट, ठीक है, वॉट एवर इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। व्हाई? बिकॉज यू डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सो दिस ये एक बात है यू नीड टू रिमेंबर। अक्सर ओबेशर आ जाता है, वो आपसे पूछते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन द एनर्जी कन्वर्जन टेकिंग प्लेस फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर। तो जस्ट रिमेंबर दिस, इसमें से बस इसको दिमाग में रखिएगा। और मुझे ये बता दे कि ये बात अगर होपफुली क्लियर है तो वी कैन एंड दिस चैप्टर हियर एंड राइट नाउ।